Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 11th की ज्योग्राफी के साथ साथ हम हिस्ट्री के चैप्टर भी कर रहे हैं और हिस्ट्री के चैप्टर का दोस्तों ये 7 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आ रहा है और इससे पहले हमने इस चैप्टर पे 4 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। ये वीडियो का 5वां पार्ट है। वीडियो के 7 पार्ट आएंगे टोटल और इस वीडियो के 5वें पार्ट में भी हम काफ़ी डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में रोम में क्या बदलाव आए थे। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले हमारे 4 पार्ट देखे होंगे, अदरवाइज़ ये 5वां पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके 5वां पार्ट देखने से पहले 4 पार्ट ज़रूर देखें। तो दोस्तों अब इस पार्ट के अंदर हम समझने वाले हैं डेवलपिंग ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आप सभी को लगता है कि मुद्रण जो है संस्कृति है उसका विकास जो है सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले जो मुद्रण संस्कृति यानी कि प्रिंटिंग कल्चर जो था सबसे पहले चीन के अंदर था। चीन के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले आई थी और उनके लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता था, वो ऐसे वुड ब्लॉक्स बनाते थे और इन वुड ब्लॉक्स पे कुछ लकड़ी से बनाया जाता था और सिंपली आप क्या कहते हैं पेपर पे इसे छाप देते थे। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, जो आजकल गली में आपके स्ट्रीट वेंडिंग के अंदर नॉर्मल जो लोग हाथों में मेहंदी लगाने के लिए आते हैं और मेहंदी लगाने के लिए वो कुछ लकड़ी के ब्लॉक से रखते हैं और वो इंक में डुबोते हैं और हाथ में मेहंदी लगा देते हैं, जो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी की वैसी मेहंदी लगती है ना। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ ट्रेडिशन जो था शुरुआती समय में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो कहाँ पे शुरुआत हुई थी? चाइना से। तो चाइना के लोगों ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को, अपने इस आइडियोलॉजी को यूरोप के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, यानी कि यूरोप के लोगों के लिए ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक उधार के लिए है या उधार के रूप में है ना। तो जिस तरीके से शुरुआती समय में पूरी की पूरी इटली के अंदर अच्छे मूर्तिकार मिले, जैसे आप स्कल्प्टर बोलते हैं, अच्छे लेख चित्र बनाने वाले मिलते हैं, जैसे माइकल एंजेलो थे और लियोनार्ड हमारे जो विंची थे वो बहुत फेमस थे। तो कहने का मतलब यही है, सेम यही सिचुएशन जो थी जब चाइना के लोगों का अट्रैक्शन मंगोलों से हुआ था, तो उसके बाद ये सारी की सारी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो पूरी फिर कहाँ पे आने लग गई? पूरी की पूरी अब फाइनली यूरोप के हिस्से में आने लग गई। तो यूरोप के हिस्से में आने लग गई थी दोस्तों। यूरोप के हिस्से में हम इटली के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इटली के बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रंथ होते थे दोस्तों वो हाथों से लिखे जाते थे। आपको ये पहले भी पता है, अर्ली टेक्स्ट्स वर फाउंडेड इन द हैंड फ्रॉम रिटन फॉर्म। अब पहले अगर कोई पेज लिखना होता था तो दोस्तों पेज पे लिखने के लिए एक बंदे होते थे जो लिखने वाले, जिनके लेख सुंदर होते थे, जो अच्छा लिख सकते थे, वो पेजेस पे लिखते थे और हूबहू उसकी कॉपी करने के लिए अलग बंदों को रखा जाता था ताकि दूसरे पेज पे लिखा जा सके। तो ये सिचुएशन शुरुआती समय में तो ठीक थी क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ने वाले नहीं थे, ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी डिमांड बढ़ती गई तो दोस्तों लिखने वाले जो लेखक थे ना, वो उनकी डिमांड भी बढ़ने लग गई थी और साथ में जो पढ़ने वाले लोग थे उनकी डिमांड भी बढ़ने लग गई थी। तो इस डिमांड को ख़त्म करने के लिए एक जर्मन के व्यक्ति हैं जिन्हें आप जोहान्स गुटेनबर्ग बोलते हैं दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाई थी। कब? 1455 में। तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, 14 से 55 से कई साल पहले चाइना के अंदर एक कल्चर तो आ चुका था, लेकिन गुटेनबर्ग ने 1455 के अंदर सबसे पहले जो क्या कहते हैं प्रिंटिंग कल्चर था वो लेके आए और उन्होंने सबसे पहले बाइबल की एक बुक लिखी जिसमें लगभग उन्होंने कुछ पन्ने लिखे थे और कुछ पन्नों को प्रिंट किया था और उन्होंने 150 प्रतिलिपियाँ छाप के दिखाई थी। तो कहने का मतलब ये था कि अर्ली टाइम पीरियड पे इटली के लिए और इटालियन कल्चर के लिए एक बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में से एक था ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
चेंजिंग ट्रेडिशन हो रहा है। अब लोग किताबों को दोस्तों जब किताबें प्रिंट होने लग जाती है और मार्केट में बिकने लग जाती है तो कोई भी व्यक्ति दोस्तों इन बुकों को खरीद सकता है और ख़रीदने के बाद वो अकेला उस बुक को पढ़ सकता है घर में बैठकर या कैसे भी। तो इन सब का श्रेय दोस्तों हम जोहान्स गुटेनबर्ग को देते हैं। आप देख सकते हैं ये इनकी मृत्यु हुई थी 3 फरवरी 1468 में और उन्होंने 1455 में प्रिंटिंग कल्चर को जन्म दिया था। और यहाँ पे ये बहुत बड़े क्या कहते हैं इन्वेंटर माने गए थे प्रिंटिंग कल्चर के लिए, प्रिंटिंग प्रेस के लिए। अपने इस इन्वेंशन के लिए ये अमर हो गए। और दोस्तों 15 सेंचुरी के लगभग आसपास आप देखेंगे इटली के अंदर जो छपाई मशीन थी, जो प्रिंटिंग कल्चर था वो आ चुका था। अब जब प्रिंटिंग कल्चर आ चुका है, लोगों ने जब चीज़ों को प्रिंट होता हुआ देख लिया और लोगों ने देखा कि किताबें जो होती है उसमें बहुत सारी नॉलेज होती है, तो दोस्तों इससे क्या हुआ, जो आइडिया है, ओपिनियन है, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत तेज़ी से रैपिडली बढ़ने लग गई थी। बहुत तेज़ी से इसका प्रसार होने लग गया था। और दोस्तों इस प्रिंटिंग बुक की वजह से मैं बोल सकता हूँ ह्यूमैनिस्ट कल्चर जो था वो बहुत तेज़ी से यूरोप की दूसरी और कंट्रियों में फैलने लग गया था। लोगों ने अब ये आदतें बना ली थी कि एकांत में बैठ के किताबें पढ़ेंगे और जो नई नई नॉलेज होती है वो गेन कर सकते हैं। किताबों को बाज़ार से ख़रीदा जा सकता था। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोहान गुटेनबर्ग ने कितना इम्पोर्टेंट काम करके दिया हमारे इतिहास में। और साथ में दोस्तों इस प्रिंटिंग कल्चर की वजह से चाइना के हम भी उधार मैं कह सकता हूँ मानते हैं। हालांकि चाइना ने हमें कोरोना वायरस दिया है, लेकिन इतने टाइम पीरियड पहले उन्होंने हमें प्रिंटिंग कल्चर का एक तोहफ़ा दिया था जिससे दोस्तों हम किताबों को पढ़ सकते थे। क्योंकि इससे टाइम पीरियड पहले आपको अगर नॉलेज लेनी है तो आपको पाठशाला के अंदर, जैसे ई पाठशाला है हमारा चैनल, तो ऐसे ही पहले पाठशालाएं होती थी जो गुरुकुल होते थे। आपको मास्टर जी के घर जाना पड़ता था और वहीं पे आप नॉलेज ले सकते थे। लेकिन जब इन किताबों को प्रिंट करने लग गए थे लोग, तो प्रिंटिंग कल्चर के बाद अब इन किताबों को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया था और लोग आसानी से इन इन्फॉर्मेशन को अपने पास कैप्चर भी कर लेते थे, यानी कि गेन भी कर लेते थे। और साथ में ये लोग और जगह पे फैलाने की कोशिश करते थे। इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में जब ह्यूमैनिस्ट कल्चर जब बढ़ा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई। लोगों को ये समझ में आने लग गया कि इटली के अंदर राजा का काम क्या होना चाहिए, राजा का शासन कैसे हटना चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ कि जो चर्च के लोग होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं जब प्रिंटिंग कल्चर आ गया तो वुमेन का रोल भी बढ़ना चालू हो गया। तो अगली पार्ट के अंदर हम यही देखने की कोशिश करेंगे, एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन्स, यानी कि महिलाओं की आकांक्षाएं, यानी कि महिलाओं की स्थिति। प्रिंटिंग कल्चर से पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी और रियल में पूरे रोम के अंदर जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी रही होगी, वो हम समझेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरे के पूरे रोम के अंदर 3 ही कैटेगरी होती थी, जिसमें से जिन कैटेगरी को आप बोलते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। एक कैटेगरी को आप बोलते थे क्लर्जी, जिसे आप फर्स्ट स्टेट के लोग बोलते थे। दूसरी कैटेगरी लोग आप सेकंड स्टेट यानी कि नोबल बोलते थे। और तीसरी कैटेगरी के लोग नॉर्मल पर्सन, जिसे आप बोलते हैं साधारण आम पीपल, द मैंगो पीपल। नॉर्मल मैन जो थे वो होते थे, नॉर्मल पर्सन जो होते थे वो होते थे सारे के सारे। तो दोस्तों महिलाओं की स्थिति ना हर सिचुएशन में अलग अलग होती थी। ज़्यादातर ये देखा गया था कि अभिजात वर्गों में, यानी कि जो रईस लोग होते थे, उनके परिवार के अंदर जो मैं बोल सकता हूँ लोगों ने सार्वजनिक जीवन जीने का नेतृत्व करा और उनके परिवार के निर्णयकर्ता वही होते थे। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि नोबैलिटीज़ के टाइम पीरियड में जिस समय क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ महिलाओं की जो स्थिति थी वो यही थी कि घर के जो हेड होते थे वो हमेशा आदमी को ही माना जाता था। और उस समय पे मैं बोल सकता हूँ कि फैमिली के अंदर जो डोमिनेंस दिखाने का, घर परिवार के निर्णय लेने का जो फैसला होता था, डिसीजन लेने का, डिसीजन मेकर जो होते थे वो फैमिली के हमेशा मैन ही होते थे। इवन फैमिली में ये बोला जाता था
कि संपत्ति फादर के मरने के बाद बेटी को ही मिलेगी। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो लड़कों को ज़्यादा शिक्षाएं दी जाती थी लड़कियों के कंपैरिजन में। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। लड़कियों को ज़्यादातर जिम्मेदारी घर के काम के लिए दी जाती थी और लड़कों को घर की जिम्मेदारी के अलावा बाहर की जिम्मेदारियां भी दी जाती थी, ताकि बाद में क्या कहते हैं वो कारोबार संभाल सके। अभिजात वर्ग यानी कि जो रईस वर्ग होते हैं, एरिस्टोक्रेसी लोग होते हैं, उन लोगों की एक प्रॉब्लम थी कि अगर उनकी शादी किसी महिला से होती है और वो दहेज इकट्ठा करने में या दहेज सही तरीके से देने में कैपेबल नहीं है, तो दोस्तों उसको कहाँ पे दिया जाता था? उन लोगों को चर्च में दे दिया जाता था, उन औरतों को चर्च में दान कर दिया जाता था और भिक्षु बनाने के लिए यानी कि नन बनाने के लिए उनको कहा जाता था कि तुमने दहेज ज़्यादा नहीं दिया है तो तुम्हें नन बनाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है सिचुएशन उस समय पे ठीक थी? अगर ठीक नहीं थी तो क्या हो सकता था? कमेंट करिए, बताइए। अब ये सिचुएशन तो अभिजात वर्गों में होती थी, लेकिन दोस्तों दूसरी सिचुएशन कहीं और भी देखी गई। दूसरी सिचुएशन ये देखी गई कि जो महिला जो बिज़नेस क्लास के होते थे, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे बिज़नेस लोग भी होते थे, मर्चेंट भी होते थे, है ना। तो द कंडीशन ऑफ अ वुमेन ऑफ अ फैमिली ऑफ मर्चेंट वाज अ कंट्रास्ट टू दैट ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। मतलब जो महिलाओं की स्थिति होती थी अभिजात परिवार में अलग होती थी, लेकिन व्यापारी परिवार में अलग होती थी। व्यापारिक परिवार में ऐसा होता था कि अगर हस्बैंड जो होता था काम के पर्पज़ से कहीं बाहर गया हुआ है, तो महिलाएं जो होती थी उनके बिजनेसेस को चलाने के लिए अपने दुकानदारी कर लेती थी। यानी कि महिला जो होती थी जब तक उनका हस्बैंड नहीं आता है या बाहर गए हुए हैं, तो सिंपल सी बात ये होती थी कि ये महिलाएं अपना बिजनेस या व्यापार चलाती थी, चाहे दुकान कैसी भी हो, है ना। तो ये कंडीशन मैं बोल सकता हूँ फैमिली जो है वो मर्चेंट फैमिली अलग बिहेव करती है। और जबकि नोबैलिटी के लोग इतने अमीर होते हैं कि कभी भी अपनी वाइफ से काम करवाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस क्लास जो होते थे वो मैं बोल सकता हूँ कि महिलाएं अपनी पति की हेल्प करती थी ताकि उनका बिज़नेस अच्छा चल सके उनके ना होने के बावजूद भी। अब क्योंकि प्रिंटिंग कल्चर आ चुका था, इसलिए कुछ महिलाएं इंटरैक्चुअल ह्यूमैनिस्ट बन गई थी। इंटरैक्चुअल ह्यूमैनिस्ट का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने सही मायने में ये जानने की कोशिश करी कि महिलाओं को और पुरुषों को एक समान रखना चाहिए। इवन यहाँ पे नाम आपको दिखाई दे रहा है, आप कसेंद्र फैदल बोलते हैं, इनका पूरा नाम कसेंद्र फैदल है। ये आप देख सकते हैं वेनिस के अंदर रहती थी 1455 में, और आपको पता है कि 1455 में प्रिंटिंग कल्चर आ चुका था। तो जब इन्होंने प्रिंटिंग कल्चर के तहत चीज़ों को पढ़ना चालू करा तो उनका बॉर्न आप देख सकते हो कि जस्ट 1465 में हुआ है, इसके 10 साल बाद। तो उस समय तो सोचो प्रिंटिंग कल्चर और ज़्यादा अच्छा हो चुका होगा। 15वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में तो प्रिंटिंग कल्चर अपने चरम सीमा के ऊपर था। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी, जिस समय वुमेन्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति, हर वर्क फोकस टू जर्नल रिगार्ड फॉर द एजुकेशन, यानी कि उनका कार्य सामान्य शिक्षा के संबंध में सामान्य ध्यान पर केंद्रित करना था। कहने का मतलब ये है कि उनको ये पता था कि एजुकेशन ना तो मेन और ना तो वुमेन को एक बराबर लाने की कोशिश कर सकती है। उनका मानना था कि हमें सामान्य ध्यान भी देना चाहिए, मतलब हमें ये फोकस करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो कंट्री एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, जो कंट्री कहती है कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, तो मेरे से उनका ये कहना है कि पुरुषों को भी हमें क्या कहते हैं महिलाओं के कंपैरिजन में बड़ा नहीं समझना चाहिए। मतलब यहाँ पे वो इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो कंट्री रोम के अंदर थोड़ी सी पढ़ी लिखी है या गणतंत्र बनी हुई है, रिपब्लिक बनी हुई है, उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि हमें महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पीरियड पे ये एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने खुल के एजुकेशन सिस्टम पे और साथ में महिलाओं के डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्या कहते हैं इन्होंने बिल्कुल खुल के बातें बोली। तो इससे आप देख सकते हैं कि महिलाओं की कंडीशन कहीं पे थोड़ी सी सॉलिड भी थी, है ना। तो उसमें से एक जीता जाता एग्जाम्पल है इसे बेला द स्त्रीत। दोस्तों ये ऐसी महिलाएं थी जो अपने पति के हस्बैंड यानी कि हस्बैंड के मर जाने के बाद भी इन्होंने अपने पूरे के पूरे इटाली के अंदर एक जगह थी जिसे आप फरास जो भी लिखा हुआ है ये यहाँ पे इन्होंने राज किया था।
तो आप देख सकते हैं ही रूल द स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड। मतलब जहाँ एक तरफ महिलाओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, जहाँ एक तरफ महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि ना तो तुम्हें एजुकेशन मिलेगी, ना तुम कोई व्यापार कर सकते हो, ना तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन वहीं एक ऐसी महिला भी थी इसेबेला, ये बहुत फेमस महिलाओं में से एक है, बहुत ज़्यादा फेमस महिलाओं में से एक है। बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स की जो वुमेन हैं उनका नाम दोस्तों इसेबेला करके है, और इसी वजह से इनका नाम इतना अमर है क्योंकि इन्होंने उस टाइम पीरियड में रूल करा इटली के अंदर जिस टाइम पीरियड पे महिलाओं को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था, तो इसीलिए इनको इम्पोर्टेंट समझा गया। शी रूल्ड द स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड एंड कोर्ट ऑफ दैट स्मॉल स्टेट गॉट फेम फॉर हिज इंटेलेक्चुअल विवनेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने हस्बैंड के एब्सेंसी में उस स्टेट को चलाया अपने दिमाग से, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस स्टेटों में से एक आया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे दोस्तों ये है कि इसेबेला द स्टेट जो थी वो वेनिस इटली के अंदर कौन से स्टेट की रानी थी, ठीक है, कौन से स्टेट में उन्होंने रूल किया था, आपको थोड़ा सा ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा ये कि इसेबेला द स्टेट के जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या था, ठीक है। तो फाइंड आउट करिए और ढूंढिए और कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के 6th पार्ट में। And I hope you got so much information from this part, and this is it in this video. तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।